नमस्कार साथियों, मैं रोशन सैनी स्वागत करता हूं अपने चैनल हाईवे एग्जाम क्लासेस पर। देखिए साथियों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं रीट 2021 का प्रैक्टिस पेपर नंबर 5। इससे पहले हमने 4 अपने प्रैक्टिस सेट इस यूट्यूब माध्यम से अपलोड कर दिए गए हैं। देखिए साथियों, चलते हैं अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ। इसमें वह प्रश्न सम्मिलित किए गए हैं जो हमारे आने वाली रीट की परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। देखिए, हमारा पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट का सबसे गहरा भूमिवर्ती यानी कि चारों ओर भूमि से घिरा हुआ पूर्ण रूप से सुरक्षित बंदरगाह है। देखिए कौन सा बंदरगाह है, वह बंदरगाह है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश प्रदेश में स्थित है। भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और यह है भारत का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। दूसरा बड़ा बंदरगाह है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस, इसमें प्रश्न में इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है। देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या हाइड्रोजन। तो इसमें सबसे ज़्यादा उत्तरदायित्व होती है, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। देखिए, जल प्रदूषण का स्रोत पूछा है, कौन सा नहीं है। याद रखना, नहीं वाले पे टिक कर लेना, कौन सा नहीं है। क्या औद्योगिक अपशिष्ट या कचरा जिसे बोलते हैं रेडियोधर्मी कचरा, या कृषि जनित कचरा। कृषि जनित कचरा जैसे दवाइयों का प्रयोग किया जाता है हमारे, जिसे बोलते हैं DDT का छिड़काव करा जाता है, हमारी फसल में कुछ नुकसान होता है तो इसका कौन सा नहीं पूछा है। तो खनन अपशिष्ट यानी कि खनन, मिट्टी का खनन हमारा जल प्रदूषण का स्रोत नहीं है। अब अगला प्रश्न, भारत में बाढ़ संबंधित चेतावनी जारी करता है। देखिए, भारत में बाढ़ संबंधित चेतावनी कौन जारी करता है। क्या केंद्रीय जल आयोग करता है, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग करता है, जल संसाधन विभाग करता है, ये उपरोक्त सभी। तो इसमें भारत में बाढ़ से संबंधित चेतावनी जारी करता है सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का कार्य होता है। देखिए, हमारी ग्राम पंचायत जो होती है उसका कार्य क्या होता है। क्या जल संसाधन का रखरखाव करना होता है, स्कूलों का निर्माण करना होता है, या BPL कार्ड लाभार्थियों की सूची जारी करना होता है। तो ये तीनों ही कार्य हमारे ग्राम पंचायत द्वारा किए जाते हैं। ग्राम पंचायत का मुखिया होता है तो उसके माध्यम से हमारे तीनों ही कार्य किए जाते हैं। तो इसमें आ जाएगा इनमें से सभी। अब अगला प्रश्न है, पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणामी खतरों में शामिल हैं। देखिए, पर्यावरण से जो उत्पन्न होते हैं, तो भूस्खलन क्या पर्यावरण से संबंधित है, बाढ़ एवं सूखा पर्यावरण से संबंधित है, वनों में अग्नि दुर्घटनाएं या उपरोक्त सभी। तो इसमें बाढ़ एवं सूखा। देखिए, इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर 2 बाढ़ एवं सूखा पर्यावरण अपघटन के कारण उत्पन्न होने वाले परिणाम खतरे हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा राज्य इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। यानी कि कौन से राज्य को, हमारे भारत के कौन से राज्य को इंदिरा गांधी नहर से सबसे ज़्यादा, इंदिरा गांधी नहर परियोजना से लाभ मिलता है। तो हमारा राजस्थान एक राज्य ऐसा है जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना से सबसे ज़्यादा लाभान्वित हुआ है। अब अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण अथवा जल जनित रोगों का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है। क्या डिप्थीरिया है, या टाइंसिलाइटिस है, या अतिसार या खसरा। तो देखिए साथियों, इसमें है अतिसार के कारण हमारा एक अतिसार होता है, जल जनित रोग होता है, जो इसका मुख्य उदाहरण माना जाता है। अब अगला प्रश्न है, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। पर्यावरण शिक्षा का क्या उद्देश्य है। देखिए साथियों, पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण, पर्यावरण के संसाधनों का अधिकतम उपयोग, पर्यावरण के संसाधनों का न्यूनतम उपयोग, या पर्यावरण इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, इसमें कहा गया पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य है। तो पर्यावरण की सुरक्षा तथा संरक्षण करना, यानी कि पर्यावरण को बचाना और उसकी सुरक्षा करना हमारा पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निम्न में से कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है।
देखिए पर्यावरण जागरूकता यानी कि पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए एक कौन सी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है? तो हमारा ग्रीन ओलंपियाड, इस प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है पर्यावरण जागरूकता के लिए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से दिवस को पर्यावरण दिवस? देखिए साथियों, ऐसा हर कोई जानता है, हर बच्चा जानता है, पर्यावरण दिवस हमारा 5 जून को मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, स्कूलों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता लाने हेतु छात्रों की मानसिकता में बदलाव लाने में कौन सी रणनीति कारगर सिद्ध होगी? देखिए खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराकर, क्या पर्यावरण के जागरूकता के लिए हम स्कूलों में बच्चों के लिए खेल कराकर, या पर्यावरण में बदलाव तथा गैर शैक्षिक तथ्यों के द्वारा, जो गैर शैक्षिक तथ्य होते हैं उन्हें रचनात्मक क्रिया में शामिल करके? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, पर्यावरण में बदलाव तथा गैर शैक्षिक को शामिल करके। अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, तो इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान द्वारा उपलब्ध किए गए मूलभूत अधिकारों का मुख्य उद्देश्य क्या है? देखिए हमारे भारतीय संविधान में कुछ मूलभूत अधिकार होते हैं हमारे, उनका क्या उद्देश्य होता है? क्या बच्चों का सर्वांगीण विकास करना होता है, पुरुषों का सर्वांगीण विकास करना होता है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना होता है, या नागरिकों के व्यावसायिक व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना होता है? देखिए साथियों, भेदभाव की भावना तो हमारे मूलभूत कर्तव्य, संविधान के कर्तव्य में है ही नहीं, तो बच्चों का नहीं होगा, पुरुषों का नहीं होगा, महिलाओं का नहीं होगा। तो इसमें से इसका ऑप्शन नंबर 4 यानी कि नागरिकों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना हमारा ये मूलभूत कर्तव्य माना जाता है। सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम या विषय शामिल नहीं है? देखिए सामाजिक विज्ञान में कौन सा आयाम शामिल नहीं है? तो हमारा इतिहास सामाजिक विज्ञान में आता है, भूगोल सामाजिक विज्ञान में आता है, राजनीतिक विज्ञान ये हमारा सामाजिक विज्ञान में आता है। जबकि व्यावसायिक शिक्षा जैसे हमारी ITI हुई, ये आदि पॉलिटेक्निक हुई, ये हमारे आदि व्यावसायिक शिक्षा आती है जो कि हमारी सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं है। अब अगला प्रश्न है, अंकों के आधार पर किस पाठ्यक्रम या किस विषय वस्तु की परीक्षा नहीं की जा सकती? देखिए स्वास्थ्य, योगा, संगीत, ये तीनों ही ऑप्शन ऐसे हैं जिसके अंकों के आधार पर हम पाठ्यक्रम विषय वस्तु की परीक्षा नहीं कर सकते। ये हमारे उपरोक्त सभी, इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न, इनमें से कौन एक पर्यावरण समस्या नहीं है? देखिए 3 पर्यावरण समस्या हैं, इसमें नहीं पूछा है कौन सी नहीं है। 3 पर्यावरण समस्या हैं और एक पर्यावरण समस्या नहीं है। तो पहली समस्या जल का विनाश, ये हमारी एक समस्या है। जल का संरक्षण, वनों की कटाई एक समस्या है। भूमि अपरदन एक यानी कि क्षरण, ये भी एक समस्या है। जल संरक्षण हमारी, जल संरक्षण होता है जल का बचाव करना, तो ये हमारी एक समस्या नहीं है, जल का बचाव करना। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन पर्यावरण शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण शिक्षा के सिद्धांत होते हैं, इसमें से पूछा है कौन सा पर्यावरण शिक्षा का सिद्धांत नहीं है? पर्यावरण शिक्षा में सभी की सहभागिता होती है, सही बात है। पर्यावरण शिक्षा जीवन पर्यंत शिक्षा प्रणाली नहीं है। देखिए पर्यावरण शिक्षा एक हमारी ऐसी प्रणाली है जो जीवन पर्यंत तक चलती है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन देखने की आवश्यकता ही नहीं है। अब अगला प्रश्न है, नीली क्रांति संबंधित है। देखिए नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो देखिए साथियों, हम जानते हैं नीली क्रांति हमारी मत्स्य उत्पादन से, यह हमारी नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से। और एक आती है उर्वरक क्रांति, जिसे हम कहते हैं भूरी क्रांति, किससे संबंधित है? हमारी उर्वरक उत्पादन से। और खाद्यान्न हरित क्रांति के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हैं, हरित क्रांति। और एक दुग्ध, तो ये हमारी होती है श्वेत क्रांति, ये इससे संबंधित है। तो हमारा इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, नीली क्रांति संबंधित है तो मत्स्य उत्पादन से। इनमें से कौन सा मानव पर्यावरण का एक घटक नहीं है? देखिए 3 मानव पर्यावरण के घटक हैं जबकि एक पर्यावरण का घटक नहीं है, तो इसमें कौन सा पर्यावरण का एक घटक नहीं है? तो भूमि हमारी पर्यावरण का घटक होता है, परिवार हमारा पर्यावरण का घटक होता है, और समुदाय हमारा पर्यावरण का घटक होता है। जबकि धर्म हमारा पर्यावरण का घटक नहीं है।
अब अगला प्रश्न है, पिघले हुए मैग्मा से निर्मित चट्टान होती है। देखिए ज्वालामुखी से जो मैग्मा निकलता है, जिसे पिघला हुआ मैग्मा कहते हैं, तो उससे हमारी अग्निय चट्टान का निर्माण होता है। अग्निय चट्टान का निर्माण होता है। अब अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों से यानी परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। 4 गैसों के नाम दे रखे हैं, इसमें से पूछा है कौन सी गैस हमारी परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो खुद एक घातक गैस मानी जाती है। नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या ओजोन, तो ओजोन, हमारी एक ओजोन ऐसी गैस है जो हमारी परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है, ओजोन गैस। और अगला प्रश्न है, जब जलवाष्प वायुमंडल में अवक्षेपित यानी कि संघनित होकर द्रव के रूप में पृथ्वी पर गिरती है तो उसे कहते हैं। जब देखिए बादल बनते हैं, हमारी जलवाष्प ऊपर जाती है तो क्या होती है, वर्षा होती है, तो उसे हम वर्षा कहते हैं। जो संघनित होकर या अवक्षेपित होकर जमीन पर आते हैं तो उसे हम वर्षा कहते हैं। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कटीली झाड़ियाँ पाई जाती हैं। ऑप्शन नंबर 1 दे रखा है, गर्म तथा आर्द्र विषुवतीय जलवायु में या गर्म तथा शुष्क मरुस्थलीय जलवायु में, शीतल यानी कि ठंडे ध्रुवीय जलवायु में, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए साथियों, कटीली झाड़ियाँ वहीं पर होंगी जहाँ पर गर्म हवाएं चलेंगी, शुष्क होगा, मरुस्थलीय जलवायु होगी यानी कि शुष्क हवा रहित, जिसमें नमी की, जिस वायु में नमी की कमी होगी, वहाँ पर कटीली झाड़ियाँ अधिक पाई जाएंगी। तो कटीली झाड़ियाँ कहाँ पाई जाती हैं? ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर 2 यानी कि गर्म कटीली झाड़ियाँ। एक है स्वर्णिम रेशा, इनमें से किसे कहा जाता है? तो इसमें देखिए कपास को हम सफ़ेद सोना भी हम कपास को कहते हैं, सफ़ेद सोना। और काला सोना किसे कहा जाता है? काला सोना वो होती है अफीम को हम काला सोना कहते हैं। तो हमारा इसमें ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह इनमें से किसे कहा जाता है? देखिए पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की भगनी या पृथ्वी की तरह जीवन यापन, तो हमारा कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह। तो हमारा कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह हमारा पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। तो आज के यही हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण